2 से 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है इज़राइल और हिज़बुल्लाह के बीच, उसमें तो एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट और ख़बर ये है कि इज़राइल की फोर्सेस एंटर हो गई हैं सदर्न लेबनान में। और ख़बर ये है कि इज़राइली ट्रूप्स क्रॉस्ड बॉर्डर्स एंड दे एंटर सदर्न लेबनान में दाखिल हो चुकी हैं इज़राइल की ट्रूप्स। और जो विलेजेस के पास वहाँ पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है हिज़बुल्लाह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर वो मौजूद हैं, उनकी प्रेजेंस है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको ख़त्म करना है सबसे पहला जो टारगेट है इज़राइल मिलिट्री का और इज़राइल फोर्सेस एंड ट्रूप्स का जो कि एंटर हुए हैं लेबनान में। सबसे पहला उनका टारगेट ये है, तो वो ये हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुंबई का न्यूज़ में। एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। इजराइल लेबनान के अंदर घुस चुका है और वहाँ उसने ऑपरेशन चालू कर दिया है। और आगे देखते हैं क्या न्यूज़ है, फिर बात करेंगे हम न्यूज़ के लास्ट में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सर, गाजा के बाद लेबनान और अब यमन, इजरायली के जो हमलों के दायरे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अब हम आपने देखा है कि जो रिसेंट डेवलपमेंट रहा जिसमें हिजबुल्लाह की चीफ की हत्या हुई, उसके बाद हमने देखा है कि ग्लोबली जो इस्लामिक वर्ल्ड था वो 2 खित्तों में बट गया है, एक तरफ सुन्नी और एक तरफ शाह। पूरे इस मामले में जो अरब मुल्क हैं वो अपने आप को दूर रखते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही सदा हुआ बयान उनकी तरफ से आ रहा है। लेकिन जो ये बड़ा प्रहार है, क्योंकि हम हमास की बात करें, हिजबुल्लाह की बात करें, इजराइल ने एक एक करके जो पूरी लीडरशिप थी उसको टारगेट करके पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है। अब इसके बाद जब भी इस तरह का कोई भी कदम इजराइल की तरफ से उठाया जाता है, ईरान काफी गुस्से से लाल होता है, कहता है हम बदला लेंगे। लेकिन अभी तक कोई खासा रिएक्शन ईरान की तरफ से नजर नहीं आ रहा है। अब इसके बाद आपको क्या लगता है कि ईरान किस तरह का रिएक्शन हम ईरान की तरफ आते हुए देखेंगे और क्या कुछ हमें होता हुआ आगे नजर आएगा? हाँ बिल्कुल, देखो अमर, ये सच्चाई है कि पहले हम देखते हैं कि जो 7 अक्टूबर को हमास ने एक प्रकार से हमला किया था इजराइल पे, वो जेनोसाइड था, इसमें कोई शक नहीं। 1200 से ज्यादा लोगों को मार दिया और 200 से ज्यादा लोगों को बंदी बना के ले गए थे और औरतों के साथ रेप किया, बच्चों को मार दिया, इसमें कोई शक नहीं। और इसका बदला लेने के लिए इजराइल ने हमास के ऊपर हमला किया गाजा पट्टी में। और जब वो गाजा पट्टी में कर रहा था, चाहे वो नॉर्थ गाजा में, सेंट्रल गाजा या साउथ गाजा में, वो नहीं चाहता था कि उसके और फ्रंट खुले कि हिजबुल्लाह या होती रिबल। मगर क्योंकि ये तीनों मिलिशिया ईरान की हैं, और ये भी बताएं व्यूअर्स को कि जो हमास है वो एक सुन्नी मिलिशिया है और जबकि हिजबुल्लाह और जो होती हैं वो शिया मिलिशिया है। तो उस समय जब वो हमास को एक लड़ाई कर रहा था इजराइल, वो नहीं चाहता था कि हिजबुल्लाह और होती रिबल के साथ उसका मुठभेड़ हो, क्योंकि उसको बड़ा मुश्किल हो जाता था। मगर अब हमास के साथ लड़ते हुए हिजबुल्लाह ने भी दखलंदाजी की, होती रिबल ने भी यमन से मिसाइलें फायर की। और हिजबुल्लाह ने क्या किया कि उसने अपने फायर करने से नदन इजराइल पे जो लोग 70-80 हजार थे उनको वहां से पलायन करना पड़ा। आज वो वहां पर है नहीं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब बात आती है कि अब इजराइल को लगता है कि उसने जो हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी को काफी हद तक डिग्रेड कर दिया है कि वो आने वाले समय में उसके लिए एक प्रकार से थ्रेट नहीं होगा। मगर उसको लगता है कि हिजबुल्लाह और होती रिबल अभी भी काफी ताकतवर हैं। अगर उसने छोड़ दिया इसको तो फिर वो आने वाले समय में प्रॉब्लम डालेंगे, स्पेशली हिजबुल्लाह। अब हम देखते हैं कि पहली बात यह है कि जो हिजबुल्लाह है उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी कितनी है हमास को देख के। हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटी हमास से 3 से 4 गुना ज्यादा है और उसके पास 125 से 1.5 लाख के करीब एक प्रकार से रॉकेट मिसाइल हैं, उसके पास एक आर्मर्ड ब्रिगेड भी है, उसके पास 70 से 1 लाख के करीब लड़ाकू भी हैं। और उसका जो हसन नसरुल्लाह था जो मारा गया, उनका टॉप कमांडर, उसका और आयतुल्लाह अल खमैनी के काफी रिश्ते नाते थे, आपस में काफी नजदीक थे, क्योंकि शिया मिलिशिया था तो उसका मिलाप बहुत था। तो अब ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से एज ऑन टुडे ईरान ने बार बार आपने कहा कि वार्निंग दी, जब इस्माइल हानिया को भी मारा जो कि हमास के लीडर गए हुए थे तेहरान में, उसको मार दिया। फिर फवाद शकूर को भी मारा। तो बार बार ईरान ने कहा था कि रेड लाइन क्रॉस कर दी है और हम इसका बदला लेंगे। अगर आप देखें कोई खास बदला लिया नहीं। तो इसीलिए जो हसन नसरुल्लाह के बारे में बात कर रहे हैं कि ईरान बदला लेगा, कैसे लेगा ऐसा लगता नहीं कोई खास होगा। वो हम बातचीत करते हैं आगे, क्यों, उसकी वजह है। तो ये सच्चाई है कि अब जिस प्रकार से सिचुएशन है वो बदलेगी।
एक तो उसका मिलिट्री एम है कि जो उसके 70 से 80 हजार लोग प्लान करके हैं नॉर्थ इजराइल से, उनको वापस बसाना। उसको बसाने के लिए उनको बफर जोन बनाना पड़ेगा और उनको धकेलना पड़ेगा पीछे, जो हिजबुल्लाह सदर लबनान में है उनकी को पीछे धकेलने के लिए उसको ग्राउंड इन्वेजन करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो इसका मतलब एक पॉइंट तो है मिलिट्री एम कि अपने लोगों को वापस बसाना, इसके लिए हिजबुल्लाह को खत्म करना, सदर लबनान में एक बफर जोन बनाना। और दूसरा उसका मिलिट्री एम है कि हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटी को खत्म करना, काफी नकारा करना, जिस प्रकार से उसने हमास की है कि भाई आने वाले अगले समय में वो इसकी इतनी बड़ी थ्रेट ना बने। तो ये मिलिट्री एम इसके हैं और अभी वो पूरे नहीं हुए। तो इसलिए ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। अब बात आती है जो आपने कहा था कि ईरान, हाँ फिर आगे पूछो, फिर आगे बात। जी सर, ईरान को लेके मैं सवाल करना चाहती थी कि इजराइल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको लेकर, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो ईरान का रिस्पांस है मैं आपसे समझना चाहती हूँ। हालांकि हम जानते हैं कि इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजी और पूरी आर्म और एम्युनिशन है वो अमेरिका का जो है सारी टेक्नोलॉजी को एक्सेस उनके पास है, लेकिन ईरान के पास भी काफी कुछ है, लेकिन अगेन वो इजराइल को मुकाबला करने के लिए सक्षम नहीं है। इस सब को देखते हुए आपको क्या लगता है कि ईरान ऑल आउट वॉर में आएगा जिस तरह से सर ये एस्केलेशन हो रहा है, जो डेवलपमेंट हमारे सामने है? हाँ बिल्कुल, देखो ईरान इस लड़ाई के अंदर नहीं आएगा और वो नहीं आना चाहता। वो अपनी जो लड़ाई है अपनी मिलिशिया से लड़ेगा, हिजबुल्लाह, हूती और हमास, और उसके जो प्रॉक्सीज हैं, जो मिलिशिया ग्रुप हैं सीरिया और इराक में। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसको पता है कि अगर ईरान की जो इकोनॉमी अच्छा नहीं करे और वहां उसके अगेंस्ट सैंक्शन लगे हुए, और जो उसका प्रेसिडेंट बना है अभी जस्कियान, एक बहुत मॉडरेटर हैं, वो चाहते हैं कि अभी उनकी इकोनॉमिक सैंक्शन हटे, और उसने भी यूएनजीए में भी कहा है कि इकोनॉमिक सैंक्शन हटनी चाहिए। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है उसके अंदर बातचीत होनी चाहिए, जिसको न्यूक्लियर डील बोलते हैं। ईरान इसलिए नहीं आएगा, ईरान को मालूम है अगर वो लड़ाई में आता है तो फिर अमेरिका की भी एंट्री होगी, और अमेरिका और इजराइल की दोनों की मिला के मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और अमेरिका ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप भी रेड सी में हैं, यूएसएस रूजल हॉल्ट, यूएसएस ईशन हार। तो बहुत बड़ी नुकसान होएगा ईरान को अगर ईरान लड़ाई में आया, तो फिर पक्का एंट्री अमेरिका की है, और उसकी जो एनर्जी सेक्टर है, जो ऑयल गैस है, वो बर्बाद किया जाएगा, और साथ में जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, जो वो बहुत ही करीब था न्यूक्लियर वेपन बनाने, उसको भी खत्म किया जाएगा। तो इसलिए ईरान बिल्कुल नहीं आने चाहेगा लड़ाई में डायरेक्ट, वो इनडायरेक्टली करेगा। क्या इजराइल चाहता है ईरान आए? बिल्कुल, इजराइल चाहता है, बहुत जोर लगा रहा है इजराइल कि किसी तरीके से ईरान इस लड़ाई में आए, क्योंकि ईरान अगर लड़ाई में आता है इजराइल को बहुत फायदा है। वो क्या फायदा है उसको पता है, जैसे ईरान आएगा तो अमेरिका को आना पड़ेगा, और फिर अगर अमेरिका आता है तो ईरान का काफी नुकसान होगा, ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी और जैसे मैंने बताया एनर्जी सेक्टर, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर भी काफी होगा। और लड़ाई में आता है फिर इजराइल के साथ अमेरिका आएगा, फिर और चीन और जो रूस है उनका क्या रवैया होगा। रूस जिसको शाही ड्रोन ईरान देता है वो हथियार देगा, इसमें कोई शक नहीं, दायरा बढ़ सकता है, मगर ईरान लड़ाई में नहीं आना चाहता, और इजराइल चाहता है कि किसी तरीके से ये लड़ाई का दायरा बढ़े और किसी तरीके से ईरान आए, उसकी वजह है। करेंगे। अच्छा, अब इजराइल के इन्वेजन की एक बड़ी खबर है ये दुनिया में इस वक्त, क्योंकि इसके ऊपर कंट्रीज का अपना अपना स्टैंड है, और अमेरिका का ये स्टैंड है कि अमेरिका ने पहले ये कहा कि ये जो कुछ अभी तक हुआ है इसके बारे में कैटेगोरिकली अमेरिका को नहीं बताया गया कि इजराइल ये करने जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी सरसरी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है हर हमले या उसके बारे में जिसमें उन्होंने कह दिया था, लेकिन एग्जैक्टली ये इंडिकेशन नहीं थी कि हम ये करने जा रहे हैं। अब इसके ऊपर भी ये जो है, जब इजराइल ग्राउंड इन्वेजन करता है लेबनान का, तो ये फाइट एस्केलेट हो जाती है अगेंस्ट हिजबुल्लाह। तो अब देखिए आगे क्या होने जा रहा है, लेकिन ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो इजराइल पीछे नहीं हटेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी के कहने से वो ये करेगा कि हम इन्वेड नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। एनीवेज, इसको माने जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है नेतन्याहू के साथ। अब देखिए जो मोदी साहब है उनका ग्लोबल स्टेटस है, आप देखिए ना किसकी हुई है इस बड़े क्राइसिस के बीच होनी चाहिए थी। ये जो खबर आई कि एक दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर ने इस वक्त जिनके बीच बड़ी जंग स्टार्ट हो चुकी है उनको टेलीफोन किया या उनसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, तो वो इंडिया के ही प्राइम मिनिस्टर की बात है ना। इसकी वजह यह है कि ग्लोबल स्टेटस जिसका होता है और जो बात कर सकता है और जिसकी बात सुनी जाती है, तो हमने देखा कि यही हुआ इस बार भी। अब देखिए इससे पहले भी आप देखते रहे ना कि जो यूक्रेन और रशिया के बीच जो कुछ भी जितना कुछ भी अभी तक हुआ है उसमें अगर किसी ने आगे बढ़कर बात की है दोनों फरीकैन से, तो वो मोदी साहब है। अब इस वक्त भी हमें ये होना चाहिए था, यानी ये होना चाहिए इस वक्त जो सिचुएशन है दुनिया की, जो क्राइसिस है वो इतना बढ़ता चला जा रहा है, इसमें अब
दो तीन बातें हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ ना कि जो मोदी साहब ने ट्वीट की, उन्होंने जो कहा, उनका कहना था, स्पोक टू प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अबाउट रीसेंट डेवलपमेंट्स इन वेस्ट एशिया, टेररिज्म हैज नो प्लेस इन आवर वर्ल्ड। पहले तो उनका ये पॉइंट, उन्होंने दहशतगर्दी पर अपना वही एक पॉइंट फिर रीइंफोर्स किया। अच्छा, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इंडिया ये कह रहा है इजराइल को कि जो हिजबुल्लाह को तुमने वहां पर टारगेट करके उसको मारा है, और जो दहशतगर्दी, क्योंकि वो दहशतगर्द हैं, तुमने उनके खिलाफ ये किया है, तो दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है, तो ये दहशतगर्दों को खत्म किया जा रहा है।